हेलो गाइस, आज हम सीटेट पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ के। इससे पहले ऑलरेडी 2021 वाले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि BCE से क्या तात्पर्य है। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ओके, तो जो पहले जो किसी भी डेट के साथ AD या BC यूज़ किया जाता था, उसका बेसिकली मीनिंग क्या है। बिफोर क्राइस्ट BC का मतलब होता है, AD का मतलब होता है एनो डोमिनो। एनो डोमिनो मतलब कि जो है जिस ईयर में लॉर्ड क्रिस्ट पैदा हुए थे। BCE वाली जो बिफोर द कॉमन एरा की जो डेट्स होती हैं वो जो है वो अपोजिट काउंटिंग में चलती है। जैसे कि पहले 500 आया, फिर 499, लेकिन जो AD वाली चलती है वो नॉर्मल चलता है 1 2 3 ऐसे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो इसका पता हमें इस बात से पता चलता है कि महाराष्ट्र का जो एक जगह है पटनी, वहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। ये ऑस्ट्रिच है और जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा अंडा होता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो जो BCD जो ऑप्शन से ये करेक्ट है। जो फर्स्ट ऑप्शन है कि शासकीय नियंत्रण समाप्त हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता को लेकर के पतन को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं, कोई अप्रोप्रिएट रीज़न तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी नहीं कहा गया था कि शासकीय नियंत्रण समाप्त हो गया। नेक्स्ट है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान जो है बौद्ध धर्म की शाखा है। हुआ क्या था कि जब जो है बौद्ध संगति जो फोर्थ हुई थी, ठीक है, उसमें उस टाइम पे राजा कनिष्क थे, तो उस टाइम पे जो लोगों में विवाद हो गया था कि आगे बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे करना है। तो जो है बौद्ध धर्म 2 शाखा में बढ़ गया था, महायान और हीनयान में। महायान वाले जो लोग थे वो मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने का समर्थन करते, लेकिन हीनयान वाले लोग ऐसा नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण काफ़ी कठिन था। उस टाइम पर यातायात इतना विकसित नहीं था, तो काफ़ी कठिन था कि दिल्ली से जो है बंगाल पर शासन किया जा सके। ये दिल्ली सल्तनत का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनः निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना कि गलत पूछा गया है सही। तो यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो गलत ये है कि अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखे हैं। जनजातीय समूह के बारे में लिखित दस्तावेज बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए हम उनके बारे में बहुत कम जान पाते हैं। 37 में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए थे, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो जो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही थी उसको सारे राइट दे गए थे, लेकिन हम डायरेक्टली जो है ब्रिटेन की महारानी के अंडर जो है इंडिया का शासन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है कि जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके माध्यम से जो है शासन चलता है, तो वहाँ पर जनता खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करती निर्णय निर्माण में। इस नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहते हैं। इसका आंसर है लद्दाख। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि दोनों का जो है कल्चर वो एक जैसा है। ओके, तो ये लद्दाख वाला एरिया, इधर फिर तिब्बत वाला एरिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। तो जो फोर्थ ऑप्शन ये सही है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। ये एक लौता ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और ये दूसरा सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट का पिक्चर एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका। भारत में अपीलीय प्रणाली किसे कहते हैं। अपील का मतलब क्या है। अपील का मतलब ये है कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, इसे अपीलीय प्रणाली कहते हैं। कि जो निचले अगर अदालत के आदेश से कोई संतुष्ट नहीं होता, जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। भारत की भौगोलिक विशेषताओं का चैप्टर है, उसमें जो है प्रायद्वीपीय पठार, मैदान, हिमालय के बारे में जो है बातें कही गई हैं। तो उसमें से ये क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा लक्षण नहीं है। तो इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है, ये गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट है कि भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि
बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती है। अब बंगाल की खाड़ी जो है देख सकते हैं कि पूर्व की तरफ है, वो पश्चिम की तरफ है अरब सागर। तो उधर से जब हवा इधर की तरफ बहेगी तो डेफिनेटली कि जो है ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले एरिया में बारिश होगी, क्योंकि इधर से ही हवाएं तो जाएंगी ना, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा बृहन्तोश्वर पर्वत है? ठीक है, और पहले हम पर्वतों के प्रकार देख लेते हैं। पहले बात करते हैं वलित पर्वत की। वलित पर्वत वो होते हैं जिनकी सतह काफ़ी ऊपर खाबर होती है, ऊपर से शंक्वाकार होते हैं। ठीक है, बृहन्तोश्वर पर्वत वो होते हैं जो उनका एक बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाकार रूप में विस्थापित होता है, यानी कि बेसिकली उल्टा हो जाता है। तो जो भाग नीचे धंसता है उसको ब्रोबन कहते हैं। ऊपर उठे भाग को हम होर्स्ट कहते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर फिर है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रियाओं से जो बनते हैं, जो ज्वालामुखी फटते हैं तो उसका लावा है, जो भी चीज़ उससे निकलती है वो इकट्ठी हो जाती है, तो उससे जो पर्वत बनते हैं उसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ओके, तो इनकी एग्जाम्पल है पहले के जो थे हिमालय, अल्पास पर्वत, उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन पर्वत, रूस के यूराल पर्वत, अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी जो है वलित पर्वत श्रृंखला है। फिर नेक्स्ट हमारा ब्रह्मशत्र पर्वत, तो उसके लिए एग्जाम्पल है कि यूरोप की राइन घाटी और वोसेज पर्वत। तो यही क्वेश्चन पूछा गया। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, जापान के फिजियामा, ये ज्वालामुखी पर्वत। ओके, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे ब्रह्मशत्र पर्वत पूछा गया था, तो ऑफकोर्स इसका आंसर वोसेज है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करते हैं। तो ये दोनों ही बात सही है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक भाग सिर्फ इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जो है चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिन में एक चक्कर पूरा था और वो अपने भी अक्ष पर इतने ही समय में अपने एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए हमें सिर्फ एक ही भाग हमें दिखाई देता है, दूसरा भाग नहीं दिखाई देता। तो ये दोनों ही सही है और बी इसका सही व्याख्या भी है, ए की, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कायांतित शैल के बारे में जो कथन देने पर विचार कीजिए। तो उससे पहले हम शैलों के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट 3 प्रकार की शैलें होती हैं, आग्नेय शैलें, अवसादी शैलें और कायांतित शैलें। ठीक है, शैल टाइप ऑफ पत्थर। आग्नेय शैलें इग्निशियस शैलें को इंग्लिश में कहते हैं। जब क्या होता है कि ज्वालामुखी फटता है तो द्रवित मैग्मा ठंडा जो होता है, तो ये होती है प्राथमिक शैलें, यानी जो सबसे स्टार्टिंग में बनती है। जब ज्वालामुखी फटता है तो जो सबसे स्टार्टिंग में जो धीरे धीरे वो जमेगा, तो सबसे स्टार्टिंग जो बनेंगी शैलें वो होती है हमारी आग्नेय शैलें। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की शैलें होती है, अंतर्भेदी शैलें और बहिर्भेदी शैलें। अंतर्भेदी शैलें होती है जो पृथ्वी के अंदर ही जब जो है मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो बनती है। इसमें इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं, तो ग्रेनाइट जो बड़े दानों वाली होती है। बहिर्भेदी जो शैल तो जब मैग्मा बाहर आकर ठंडा होता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है बेसॉल्ट, दक्कन के पठार में ये वाली शैलें मिलती हैं। नेक्स्ट है आपकी अवसादी शैलें, सेडिमेंट लोग कहते हैं। क्या होता है कि धीरे धीरे जो है शैल आपस में लुढ़कती हैं, चटकती हैं और टूट जाती हैं। तो टूटने के बाद जो अवसाद, जो टूटा जो मटेरियल होता है उसको हम अवसाद कहते हैं। तो अवसाद फिर दबता है, कठोर होता है, तो जो शैल बनती है उसको हम अवसादी शैलें कहते हैं, जैसे कि बलवा पत्थर इससे एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसमें जो अवसादी शैलें होती हैं इन पर बहुत सारे जीव की मृत्यु जाती है, पेड़ पौधे गिर जाते हैं टूटकर, तो वो जो है जीवाश्म बन जाते हैं, बेसिकली जो जीवों के अंश वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए इनको जीवाश्म शैलें भी कहते हैं। कायांतित शैलें होती है जो है आग्नेय और सादी शैलों पर जब ज़्यादा ताप या ज़्यादा दाब जब उन पर पड़ेगा तो ये सीधी कायांतित शैलों में बढ़ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगम में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कायांतित शैलों के बारे में। कायांतित शैलों के लिए ऑप्शन सही है कि आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतित शैल प्रभावित हो जाती है, ये सही है। कायांतित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाती है, गलत है। संगमरमर एक कायांतित शैल है, हाँ ये ऑप्शन सही है। ताजमहल जो है संगमरमर से बना है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये तीनों ही सही है। क्या होता है ना कि ये जो कायांतित शैल है उन पर अगर ज़्यादा दाब और दबाव पड़ेगा तो वो मैग्मा में भी परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत पर जल जाते हैं? ओके, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है कि भारी जो वायुमंडल है। तो इसमें हमने बताया कि कॉमेट क्या होता है, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड, मैटर, उनमें सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो कॉमेट वो होता है कि मतलब जो एक जो भारी सोलर सिस्टम है, जब एक
जो है वो बर्फ़ का टुकड़ा जो है ओरिजिनेट होता है इसमें। इसको हम धूमकेतु कहते हैं। इसमें जो है टेल होती है, इसकी पूंछ होती है। देन एस्ट्रॉइड होता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। मेटेरॉइड मतलब है कि डस्ट से थोड़ा बड़ा पत्थर होता है, लेकिन जब मेटेरॉइड जो है पृथ्वी के जो वायुमंडल में रहता है तो उसको मेटेरॉइड कहते हैं। मेटर इज थिंग कि मतलब जो एटमॉस्फेयर से मतलब एंटर करते हैं वहाँ पर जल जाता है, लेकिन जलवा जो उसका हिस्सा बचता है वो फिर अगर प्रवेश करेगा उसको मेटेरॉइड। नेक्स्ट है कि ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ होता है। ऋतु प्रवास का मतलब क्या है, जब किसी विशेष मौसम में लोग एक स्थान से दूसरी तरफ जाते हैं, ठीक है, यानी कि लोगों के आवागमन से रिलेटेड है। क्या होता है कि कुछ मौसम में जो है कहीं पर ज़्यादा पानी भर गया, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, तो लोग इसीलिए दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं। स्थायी पवनों के संदर्भ में कथन ए और बी पर विचार। स्थायी पवनों के बारे में ये ताकि ये पवनें वर्ष में लगातार निश्चित दिशा में चलती है, सही है। पश्चिम पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है, हाँ ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ये पवनों के बारे में पछुआ पवनें बेसिकली जिनको कहते हैं, या ये पूर्वी पश्चिमी पवनें, ठीक है। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। ये किसके उदाहरण हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं, तो जो घास स्थल के मैदान हैं उनको कंपोस वेनेजुएला कहते हैं, सॉरी कंपोस और लानोस कहते हैं। जलवायु के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। जलवायु और जो है मौसम, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो मौसम का मतलब होता है जो रोज़ जो परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हमारे वेदर रिपोर्ट आती है तो रोज़ जो परिवर्तन होता है उसको तो हम वेदर कहते हैं, मौसम। लेकिन जो एक लंबे समय में जो परिवर्तन होता है उसको हम जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट। तो जो यहाँ पर कहा है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, ये गलत है। बी ऑप्शन इसका सही है। तो जलवायु जो किसी स्थान की ऊंचाई पर उसके ऊंचाई पर निर्भर करती है। जो स्थान ज़्यादा ऊंचा होता है वहाँ ज़्यादा ठंड होती है, जो नीचे है वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, राइट। दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत है। तो कहा गया कि ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, यानी कि जो पहले यूज़ होता था ट्रेडिशनल ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है कि ये ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होते हैं जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, तो इसका ऑप्शन 4 है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को बताया गया है। कन्वेंशनल जो पहले यूज़ होते थे बेसिकली जिनमें कोयला, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें, फायरवुड। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, वाइंड एनर्जी। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल डिफरेंस ये है कि कन्वेंशनल वालों में जो है ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन नहीं पहुँचाते, ठीक है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर अवस्थित है, मतलब भारत का जो एक शोध संस्थान मैत्री वो कहाँ पर है, तो ये अंटार्कटिका में है, ओके, अंटार्कटिका देख सकते हैं। थैंक यू। इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू है कोई क्वालिटी को लेकर या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, ओके, थैंक यू।